जो डिस्कशन है हमारा सर वो रहेगा जो ऑर्डिनेंस आया था सितंबर 2019 में। सर ऑर्डिनेंस लेके आए थे, उस टाइम क्या था सर, मार्केट थोड़ी डाउन चल रही थी हमारे देश की, इकोनॉमी में थोड़ी सी डिमांड कम आ गई थी, तो जो नेगेटिविटी एक फैली हुई थी सर मार्केट में, उसको सर इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए सर, जैसे न्यूज सुन रहे थे हम लोग कि ऑटो ऑटो सेक्टर में बड़ा मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है, डिमांड नहीं उठ रही है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रहा है, तो सर हर जगह एक नेगेटिविटी सी फैल गई थी। उससे सर थोड़ा सा कोप अप करने के लिए इनको सर ऑर्डिनेंस इन्होंने इंट्रोड्यूस जो है वो सितंबर में कर दिया। वरना तो ये सर क्या था कि जो अमेंडमेंट्स सितंबर में लेके आए थे उसको थोड़ा सा रुक के बजट में भी पेश कर सकते थे, लेकिन खाली सेंटिमेंट्स को थोड़ा सा बूस्टअप देने के लिए इन्होंने वो काम सितंबर में कर दिया कि सितंबर में ऑर्डिनेंस लिया है, उसके बाद इन्होंने इसको एक्ट में कन्वर्ट कर दिया। सर इस ऑर्डिनेंस के थ्रू दो महत्वपूर्ण चीजों का ऐलान, कंपनीज के लिए सर, कॉर्पोरेट्स के लिए जो टैक्स रेट था उसमें इन्होंने मेजर अमेंडमेंट किया है सर। जो सर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी है उनके लिए सर टैक्स रेट थोड़ा सा 25% या 30% से कम करके 22% कर दिया, और जो नई कंपनीज बनेंगी उनके लिए सर 15% टैक्स रेट कर दिया। तो सर हमें आज यही देखना है कि इन्होंने क्या किया है, किस तरीके से किया है। तो सर हम अपनी स्लाइड्स को ओपन कर लेते हैं, उसके थ्रू सब जानने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या अमेंडमेंट हमारे आए हैं। चलिए सर, पहले तो सर ये ऑडियंस सर ये कहते हैं कि भाई क्यों लेके आए, ताकि हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सर ग्रोथ हो सके, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव जो है हमारा सर उसको थोड़ी सी वो थोड़ी रफ्तार पकड़े, उसको थोड़ा सा बल मिले। तो सर इन्होंने ये ऑर्डिनेंस लेके आए, इन्होंने सर मेजर अमेंडमेंट करी है जो हमारे पास अभी कंपनियां हैं फिलहाल में। पहली बात तो सर हमें ये समझनी पड़ेगी कि सिर्फ ये कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल है, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी या कोई और कॉन्स्टिट्यूट बिजनेस है वो उसमें कवर नहीं है। ओनली कंपनीज, प्राइवेट हो या पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो, सिर्फ कंपनीज के लिए है। जो कंपनियां भी चल रही हैं ऑलरेडी जो रनिंग में है उनके ऊपर टैक्स रेट इन्होंने कर दिया 22%, जो कि पहले 25% या 30% हुआ करता था। और जो नई कंपनियां बनी है 1 अक्टूबर 2019 के बाद, 1 अक्टूबर 2019 के बाद जो भी नई कंपनी बनी है उनके लिए टैक्स रेट एप्लीकेबल होगा सर 15% का। और सर ये जो अमेंडमेंट है ये फाइनेंशियल ईयर 1920 से ही एप्लीकेबल है, यानी कि इस साल जो हम जो रिटर्न्स भरेंगे असेसमेंट ईयर 2021 की, इस साल जो हम अपनी रिटर्न फाइल करेंगे इन कंपनीज के लिए, तो इन पे रिड्यूस्ड रेट्स जो हैं वो एप्लीकेबल हो जाएंगे। पहले सर ये तो इसका थोड़ा छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया। अब सर ये दो नए सेक्शन आए हैं इसमें, सेक्शन 115 बी ए और सेक्शन 115 बी ए बी। सेक्शन 115 बी ए सर बात करता है जो हमारी एग्जिस्टिंग कंपनी है उनके लिए, और 115 बी ए बी ये बात करता है सर जो नई कंपनियां बनी है उनके लिए। तो सर पहले हम देख लेते हैं कि बी ए में क्या चीज है। सेक्शन 115 बी ए, पहली बात तो सर ये हमारे फाइनेंशियल ईयर 19-20 से एप्लीकेबल है। दूसरी बात ये है सर, ये कोई हमारी डोमेस्टिक कंपनी है उसको ये ऑप्शन है जो अभी तक 25% रेट या 30% रेट पे कर रही थी टैक्स का, वो पे करेगी 22% के हिसाब से। और सर जो ये रेट है 22% का, ये सर इफेक्टिव रेट नहीं है। इफेक्टिव रेट सर आप इसको बनाने के लिए इसमें आपको दो चीजें ऐड करनी पड़ेंगी। सरचार्ज ऐड करना पड़ेगा सर 10% के हिसाब से इररिस्पेक्टिव ऑफ इनकम। 10% सर फ्लैट है सरचार्ज एडिशन के लिए, और सर 4% का सेस ऐड करना पड़ेगा इसमें 22% के रेट में। तो सर इफेक्टिव रेट आएगा आपका 25.17%, 25.17% सर। और सर सबसे बड़ी बात सर, इन कंपनियों को कोई मिनिमम अल्टरनेट टैक्स मैट पे करने की सर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मैट सर इनको कंप्लीटली अबॉलिश कर दिया इन कंपनीज के लिए। और इसके अलावा सर अगर इन कंपनी के पास मैट का कोई क्रेडिट पहले पड़ा हुआ था जिसको ये आगे सेट ऑफ कर लेते अब सर, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाएंगे जो भी, क्योंकि इनको मैट नहीं देना, तो जो मैट का जो क्रेडिट इनके पास है वो सर लेफ्ट माना जाएगा इनके हैंड्स पे। अगला सर इसमें ये है कि सर अगर ये कंपनियां कुछ सर सेट ऑफ डिडक्शंस दी हुई है, कुछ लिस्ट दी हुई है, 8-7 डिडक्शंस हैं या एग्जम्पशंस हैं वो कह लो, वो उनकी लिए लिस्ट दी हुई है। वो अगर ये लोग पहले क्लेम कर रहे थे तो अब ये सर नई रिजाइन में जब ये ऑप्ट इन करेंगे वो सर एलिजिबल नहीं रहेंगे उन डिडक्शंस को क्लेम करने के लिए, उनको वो छोड़नी पड़ेंगी अगर तो उनको कम रेट वाला टैक्सेशन डिजाइन अडॉप्ट करना है। ये कुछ स्पेसिफिक डिडक्शंस सर जो अलाउड नहीं है दोनों रिजाइन में, 115 बी ए में भी अलाउड नहीं है और 115 बी ए बी में भी अलाउड नहीं है ये सारी डिडक्शंस। जैसे कि सेक्शन 10 ए की हो गई सर, एससीजेड को रिलेटेड एडिशनल डेप्रिसिएशन सर नहीं मिलेगा, दोनों केस में एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। सेक्शन 32 एडी, 33 एबी, 33 एबीए, 35 एडी, 35 सीसीसी, 35 सीसीडी, और सर मोर इम्पोर्टेंटली डिडक्शन अंडर पार्ट सी ऑफ चैप्टर 6A, जैसे कि सर 80 की डिडक्शन हो गई, 80 IB की डिडक्शन हो गई, 80 और स्टार्टअप्स के लिए जैसे होती है 80 IAC की डिडक्शन होती है स्टार्टअप्स के लिए।
वो सर अलाउड नहीं होंगी। ये डिडक्शंस अगर ये पहले ले रहे हैं तो आने वाले रिजाइम में इनको वो डिडक्शंस का लाभ नहीं मिल पाएगा और सर वो कम रेट पे टैक्स अपना पे कर पाएंगे सर। लेकिन सर एक सेक्शन आता है हमारा 80JJAA, ये सर उन्होंने स्पेसिफिकली अलाउड के लिए उन्होंने बोल दिया है कि खाली इनको छोड़ के बाकी कोई भी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। तो सर वापस आते हैं हम अपने मेन टॉपिक के ऊपर। इसमें सर हमें कंपनी में काम कौन सा करना है, जैसे कि 115 BAB में सर स्पेसिफाई कर रखा है कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को बेनिफिट मिलेगा। सर 115 BAA में सर कोई भी कंपनी कोई भी काम कर सकती है, जरूरी नहीं कि वो मैन्युफैक्चरिंग करे, वो सर सर्विस इंडस्ट्री में भी हो सकती है, वो कोई और भी काम कर सकती है। वो सर रिड्यूस रेट जो 22% का है वो उनके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा सर। इसके अलावा सर इसमें है सर ये हमें ऑप्ट इन कैसे करनी है, सर ऑटोमेटिक स्कीम का लाभ मिलेगा या कुछ करना पड़ेगा सर इसके लिए। तो सर इसके लिए उन्होंने फॉर्म निकाले हैं सर, दो फॉर्म निकाले हैं, फॉर्म नंबर 10IC एंड फॉर्म नंबर 10ID। जो सर फॉर्म है 10IC वो भरना है सर 115 BAA वालों को, और जो फॉर्म नंबर 10ID वो फिलअप करना पड़ेगा सर 115 BAB वालों को। वो सर जब BAB देखेंगे सर उस टाइम पे मैं आपको डिस्कस कर दूंगा फॉर्म 10ID। अभी सर BA वालों को जिनको 22% से टैक्स देना है वो सर फॉर्म 10IC भरेंगे। कुछ नहीं है सर, सिंपल छोटा सा फॉर्म है, जस्ट लाइक डिक्लेरेशन है कि जी हम अपने अपने डिक्लेरेशन दे रहे हैं कि हम स्कीम में बेनिफिट लेना चाहते हैं, हम अपने सारे जो अर्ली डिडक्शंस हैं वो फॉरगो करना चाहते हैं और खाली हम 22% का टैक्स रेट पे करना चाहते हैं। तो सर वो ऑटोमेटिकली आपको वो सिस्टम टैक्स कैलकुलेट कर देगा उसके हिसाब से। इसके लिए सर फॉर्म 10IC हमने हमने इसमें लिख दिया। अच्छा सर ये सर आपको हर साल अप्लाई नहीं करना, एक साल आपने अप्लाई कर दिया फिर सर इसकी कॉन्टिन्यूअस एप्लीकेबिलिटी है। एक बार आपने 22% वाले डिजाइन में आ गए उसके बाद सर कॉन्टिन्यूअस एप्लीकेबिलिटी, हर साल आपको उसी रेट से टैक्स लगेगा, आपको हर साल के लिए अलग अलग से डिक्लेरेशन नहीं देना। अच्छा अब सर एक बात है सर, इसमें एक बात आती है कि अगर कोई पर्सन अगर कोई कंपनी 115 BAA में जाकर ये महसूस करती है कि मैं पुराने वाले रिजीम में ज्यादा बेटर थी या पुराने वाले रिजीम मेरे को ज्यादा अच्छी है, वो ज्यादा सूट करती है, तो सर वापसी का रास्ता क्या है वहां से। एक बार 115 BAA में आकर मतलब आप 22 पहले आप नॉर्मल टैक्सेशन डिजाइन में थे, वहां पे आप 25% या 30% टैक्स रेट पे कर रहे थे और प्लस जो ये डिडक्शंस है इनका बेनिफिट आप उठा रहे थे। उसके बाद 115 BAA में आपने अपने आप को एनरोल करा लिया, फॉर्म 10IC आपने भर दिया, आपके टैक्स रेट 22% का एप्लीकेबल होने लगा। उसके बाद कंपनी को लगता है यार पुराने वाले regime में वापस चलना चाहिए, तो सर वन टाइम अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगी, एक बार सर आप वापस आ सकते हो। उसके बाद सर आप दोबारा से सेक्शन 115 BA का सर रुक नहीं कर सकते, उसके बाद आपको 22% का टैक्स रेट का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। सिंगल बार एक बार अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, एक बार आप वापस आ सकते हो सर। तो सर ये थी सर छोटी सी कुछ सेक्शन 115 BA के बारे में। अब सर 115 BAB के बारे में सर देख लेते हैं। इसमें सर कुछ कंडीशंस भी हैं 115 BAB में, हमारे पास थोड़ा सा एक बड़ा सेक्शन बनाया है। सर ये बनाया क्यों है सर, ताकि हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सर वो ग्रोथ मिल सके, ज्यादा कंपनी आ सके सर, वो अपना मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर सके सर, नई कंपनियां। तो सर इन्होंने इसकी टाइमलाइन रखी है कि जो कंपनियां 1 अक्टूबर 2019 के बाद इनकॉर्पोरेटेड होंगी और जो उनको प्रोडक्शन स्टार्ट करना है सर 31 मार्च 2023 तक, 31 मार्च 2020 एंड 23 तक उनको अपना मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करनी है, प्रोडक्शन स्टार्ट करना है सर। तो ये कंपनी एलिजिबल होंगी सर 15% टैक्सेशन के लिए, 15% का रेट ऑफ टैक्स लगेगा इन कंपनीज के ऊपर। सर सेम इसमें भी सर 10% आपको सरचार्ज उसमें ऐड करना पड़ेगा, 4% का आपको सेस ऐड करना पड़ेगा। सर आपका इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स आएगा 17.16% का। इसमें सर पहली कंडीशन है आपकी कंपनी 1 अक्टूबर 2019 के बाद इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए, वो सर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होनी चाहिए। इसमें सर आप कोई और काम नहीं कर सकते, जैसे सर्विस वगैरह नहीं दे सकते, इसमें आपको प्रोडक्शन करना पड़ेगा सर, मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी। और कब तक स्टार्ट करनी पड़ेगी, 31 मार्च 2023 तक स्टार्ट करनी पड़ेगी, तो ही सर आपको 15% रेट का बेनिफिट मिल पाएगा। अच्छा सेम सर इसमें भी यही है कि आपको मैट नहीं लगेगा सर, सबसे बड़ी बात सर मैट नहीं लगेगा। और सर जो डिडक्शंस जैसे सर हमने अभी देखा था कि 10AA 32AC AD वाली सर जो डिडक्शंस है वो सर BAB में भी इन्होंने डिसअलाउड कर रखी है। सर सपोज कीजिए कोई स्टार्टअप है, स्टार्टअप सर 1 अक्टूबर 2019 के बाद प्रोडक्शन स्टार्ट कर देती है अपना, वो इनकॉर्पोरेट हुई 1 अक्टूबर 2019 के बाद, उसके बाद अपने प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया। सर स्टार्टअप के केस में वो 80 IAC की डिडक्शन के लिए एलिजिबल होते हैं जनरली, 3 साल जो उनका टैक्स हॉलिडे पीरियड होता है। तो सर अगर वो चाहे स्टार्टअप तो या तो 80 IAC की डिडक्शन ले ले या सर अपने आपको BAB का बेनिफिट दिला ले, 15% टैक्स रेट दे दे, दोनों ऑप्शन सर उनके पास है। इनको सर मैट नहीं लगेगा, इनको इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स 70.16% आएगा। सर इसमें कुछ स्पेसिफिक कंडीशन है सर इस सेक्शन की बेनिफिट अवेल करने के लिए सर, रिगार्डिंग प्लांट एंड मशीनरी एंड बिल्डिंग। सर वो एक बार देखने वाली चीज है कि वो हम कैसे कैसे उसमें है। सर इन्होंने कहा है कि आपको नई प्लांट मशीनरी यूज करनी पड़ेगी,
अगर आपको 15% का टैक्स रेट का बेनिफिट उठाना है तो सर आपको प्लांट मशीनरी जो यूज करनी है वो सर नई प्लांट मशीनरी यूज करनी पड़ेगी। ऐसी कोई भी प्लांट मशीनरी आप यूज नहीं कर सकते जिसके ऊपर की टैक्सेशन किसी ने क्लेम कर रखा हो या जो इंडिया में पहले यूज हो चुकी हो। जस्ट मिनट सर, ऐसी कोई भी मशीनरी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते जिसको भी जो कि पहले हिंदुस्तान में किसी कोई और पर्सन इस्तेमाल कर रहा हो उसके ऊपर उसको वो टैक्सेशन क्लेम कर रहा हो। इसमें इस कंडीशन में सर छोटी सी रिलैक्सेशन उन्होंने ये दे दी है कि अप टू द 20% ऑफ द वैल्यू, टोटल प्लांट मशीनरी की जो वैल्यू है उसके 20% तक आप पुरानी इस्तेमाल कर सकते हो। 20% से सर ज्यादा पुरानी इस्तेमाल नहीं कर सकते, ताकि सर हम नई प्लांट मशीनरी परचेज करें, नया सेटअप लगाएं, नई कंपनी बनाएं, नया मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करें, तो सर हम 15% रेट ऑफ टैक्स के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अच्छा सर, रिगार्डिंग बिल्डिंग, सर बिल्डिंग इन्होंने सर इस बिल्डिंग के लिए इन्होंने ये कहा है कि अगर कोई ऐसी कंपनी जो कि पहले 80 आईडी में किसी ने बिल्डिंग में बेनिफिट ले लिया हो 80 आईडी का, जैसे कि किसी ने होटल की डिडक्शन मिलती है सर 80 आईडी में, वो डिडक्शन किसी ने उस बिल्डिंग के ऊपर ली हुई है, तो सर ऐसी बिल्डिंग इस्तेमाल नहीं कर सकते। मतलब कि फ्रेश बिल्डिंग होनी चाहिए या रेंटेड हो सकती है सर, या रेंटेड बिल्डिंग आप उसमें ले सकते हो। कैन नॉट यूज द बिल्डिंग व्हिच वाज अर्लियर यूज्ड एज होटल और कन्वेंशन सेंटर, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 आईडी हैज बीन क्लेम्ड ऑन दैट बिल्डिंग। हाँ राहुल बताओ। नहीं, अगर कोई मैं मशीनरी किराए पे ले लेता हूँ, मैंने नई कंपनी बना दी हाँ अपनी, जी और मैं वो मशीनरी किराए पे ले लेता हूँ किसी और से, तो वो इसमें फॉल करेगी नहीं ठीक है करेगी? राहुल, देखो इसमें ये लिखा हुआ है कि भाई प्लांट मशीनरी कौन सी इस्तेमाल नहीं करनी है, यूज के बारे में लिखा हुआ है भाई आपकी प्लांट मशीनरी कौन सी इस्तेमाल नहीं करनी है। वो ये कहता है आपको कैसे प्लांट मशीनरी इस्तेमाल नहीं करनी है जिसके ऊपर कोई और किसी और ने इंडिया में उसका यूज किया हो और उसके ऊपर टैक्सेशन क्लेम कर रहा हो। अगर मैं प्लांट मशीनरी रेंट पे लेता हूँ तो मेरे पास उसकी प्लांट मशीनरी की ओनरशिप तो है नहीं। ओनरशिप तो सपोज करो मैं आपसे प्लांट मशीनरी लेता हूँ, सपोज करो मैंने कंपनी बना ली 1 अक्टूबर 2019 के बाद, और मैं उसमें मैन्युफैक्चरिंग करूंगा। अब बात है प्लांट मशीनरी परचेज करने की, तो मैं कहता हूँ जी मैं प्लांट मशीनरी राहुल से रेंट पे ले लेता हूँ, राहुल के पास प्लांट मशीनरी है। तो क्योंकि सर राहुल उस प्लांट मशीनरी पे टैक्सेशन क्लेम कर रहे हो, इंडिया में उसका पहले से इस्तेमाल हो चुका है, तो मैं उसके लिए सर एलिजिबल नहीं हूँ वो मशीनरी इस्तेमाल करने के लिए। अगर मैं उस मशीनरी का इस्तेमाल करूंगा तो मैं बेनिफिट, ये जो 15% का रेट ऑफ टैक्स है इसके लिए बेनिफिट के लिए एलिजिबल नहीं रहूंगा। हाँ, लेकिन मैं इसमें 115 BAA में जा सकता हूँ, 22% रेट ऑफ टैक्स दे सकता हूँ, वहां पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन इस सेक्शन में 15% के लिए ये कंडीशन है, मुझे सर नई प्लांट मशीनरी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। और सर रिलैक्सेशन की बात जो मैंने करी वो खाली 20% तक की रिलैक्सेशन इन्होंने दी हुई है। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं सर। ये स्कीम हम सर लेनी कैसे है, इसके लिए ऑप्शन कैसा करना है सर। तो सर जब भी हम अपनी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करेंगे उससे पहले इस स्कीम को लेने के लिए 115 BAB की स्कीम 15% रेट ऑफ टैक्स, इसके लिए सर 10 ID फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। इसके लिए सर जनरल डिक्लेरेशन है, कंपनी कब इनकॉर्पोरेट हुई, पैन नंबर वगैरह, क्या काम करते हो, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुई है, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट नहीं हुई, वगैरह वगैरह सर इसमें जो छोटे से पर्टिकुलर वो आपको फिल करने पड़ेंगे उसमें। सर क्या इससे एक स्कीम आने के बाद बाहर जा सकते हो? बिल्कुल जा सकते हो सर बाहर। अगर सर आपको लगता है कि भाई नहीं मैं तो नॉर्मल रिजाइन में टैक्स पे करना है मुझको, तो मुझको वहां पे ज्यादा बेनिफिट मेरे को नजर आ रहे हैं, तो सर आप नॉर्मल रिजाइन में आ जाइए। नॉर्मल रिजाइन सर अदर देन BAA, मैं नॉर्मल रिजाइन में बोल रहा हूँ कि अदर देन BAA 25% और 30% का रेट ऑफ टैक्स। सर BAB में जाके मुझे लगता है कि नॉर्मल रिजाइन में जाना है, नॉर्मल रिजाइन में चला जाता हूँ। नॉर्मल रिजाइन में आके सर मैं BAB में वापस नहीं जा सकता, 15% टैक्स रेट का बेनिफिट नहीं उठा सकता। लेकिन इन फ्यूचर मुझे नॉर्मल डिजाइन में जाने के बाद ये लगता है कि यार ये गलती कर दी मैंने नॉर्मल डिजाइन में आके, मुझे तो वही स्कीम ज्यादा सूट कर रही थी। तो सर गवर्नमेंट यहाँ पे छोटा सा विंडो ओपन कर रखा है उन कंपनीज के लिए, उनको बोल रखा है कि भैया अगर आप नॉर्मल डिजाइन में संतुष्ट नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप BAA का बेनिफिट ले लो। आप रादर देन पेइंग 30% और 25% आप 22% पे कर दो, और जो डिडक्शन आपने क्लेम करी है उनको आप दोबारा फॉरवर्ड कर दो। तो सर ये एक छोटा सा वे आउट है इसमें वापस आने का। और सर एक बार जो आपने सेक्शन ये फॉरवर्ड कर दी 115 BAA और BAB, तो सर दोबारा इसमें आप जा नहीं सकते सर उनमें। इसे छोटी सी सर इसको समराइज कर लेते हैं एक बार छोटा सा, ये टेबल बनी हुई है। सर ये पहली बात तो सर एप्लीकेबल है सर इस करंट ईयर से 1920 से ही एप्लीकेबल है। तो जब हम कंपनीज की रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करेंगे तो सर ये हम उनका बेनिफिट ले सकते हैं उन रिड्यूस्ड रेट्स का। टाइप ऑफ कंपनी BAA लगेगा सर, ऑल डोमेस्टिक कंपनी का, कोई इसमें क्राइटेरिया नहीं दिया हुआ, चाहे वो इन्वेस्टमेंट को लेके हो, टाइप ऑफ बिजनेस को लेके हो, या मैनेजमेंट को लेके हो, कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, ऑल डोमेस्टिक कंपनीज। अच्छा सर इसमें एक बात और है कि जो नई कंपनीज बन रही हैं 1 अक्टूबर 2019 के बाद
वो मैंडेटरी नहीं है कि मतलब 115 बीएबी का बेनिफिट उठाएं, उनके लिए ऑप्शनल है ये दोनों स्कीम। अगर वो चाहती हैं यार नॉर्मल स्कीम में उनको ज्यादा बेनिफिट लगता है तो नॉर्मल स्कीम में भी पे कर सकती हैं, अवेलेबल है दोनों चीजें। अच्छा, बीएबी में सर हमें हमें डोमेस्टिक कंपनी होनी चाहिए और सर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होनी चाहिए। इसमें सर नेचर ऑफ बिजनेस इन्होंने स्पेसिफाई कर रखा है कि मैन्युफैक्चरिंग ही होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी स्टार्ट डेट, इसमें सर कोई स्टार्ट करने की कोई लिमिट नहीं है, कभी भी कंपनी स्टार्ट हुई हो। जी और बताएं। एक इसमें ना मेरे को वो मैट वाला क्वेश्चन रोक रहा था मैं यहाँ पे। अब जैसे आपकी जो टेबल है यहाँ पे नीचे आपने लिखा हुआ है मैट नॉट एप्लीकेबल। हाँ जी। तो मुझे ये याद आया कि मैट कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हम। हाँ अब हम मान लो इस साल इस स्कीम में आ जाते हैं, हाँ तो हमारा मैट कैरी फॉरवर्ड हमने करा नहीं जो हमने आईटीआर फाइल करी। हाँ जी। हाँ अब जी। नेक्स्ट ईयर हम यानी कि वापस चले आते हैं नॉर्मल लाइफ में, हाँ तो सर उसमें वो, फिर हाँ भी इसमें ये है कि इस बार जब खत्म हो गया सर, खत्म हो गया ना फिर तो सर हाँ जनरली बात आदमी क्यों जाए। हाँ खत्म हो गया सर, वो नहीं मिलेगा। वो तो ऐसा है कि अगर मेरे सपोज करो टैक्स हॉलिडे पीरियड मेरा बचता है, टैक्स हॉलिडे पीरियड के लिए वो उनके लिए ज्यादा बेनिफिट है, वो वैसे वापस कौन जाएगा जिसका सर एंटायर प्रॉफिट टैक्स से बाहर के लिए एलिजिबल है। जैसे एटीआई एटीआईसी सर एंटायर प्रॉफिट जो है वो उनका टैक्स नहीं लगेगा। अगर मैं 115 बी ए में रहता हूँ तो 22% देना पड़ेगा, बी ए बी में रहता हूँ तो 15% देना पड़ेगा। अगर सर मेरे को ये वाली डिडक्शन अवेलेबल सपोज करो एटीआईएसी की या एटीआई बी एटीआई, वहां पे सर पूरा ही छूट है मेरे को। जब मेरे टैक्स हॉलिडे पीरियड ओवर हो जाएगा फिर मैं सर 115 बी ए बी में उसमें स्विच कर जाऊंगा उसके बाद। लेकिन जब तक मेरा टैक्स हॉलिडे पीरियड वहां पे कंटिन्यू है तो सर मैं उसमें ऑप्ट इन नहीं करूंगा। तो बीएबी में तो फिर हमें वो सारा छोड़ना ही पड़ेगा, उसका बेनिफिट ले ही नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर हम बेनिफिट बीएबी छोड़ना है। लेते हैं तो भी हमें 15% मैट देना ही है नॉर्मल स्कीम में, हाँ जी। और बीएबी में 15% ही ले रहे हैं तब भी। हाँ जी। ठीक। तो सर रेट ऑफ टैक्स इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स सर यहाँ पे आएगा हमारा 25.17% और सर बी में आएगा सर 17.16%। मैट सर नहीं लगेगा दोनों केसेस में। और सर पुराने पुराने जो नॉर्मल डिजाइन में सर कंपनियां एग्जिस्ट करती हैं जो 25% या 30% टैक्स देने में भी अभी तक चल रही है, उसमें भी उनके ऊपर सर मैट का जो रेट है वो इन्होंने कम कर दिया था। पहले सर मैट का रेट था 18.5%, 18.5%, वो सर कम करके 15% कर दिया सर। उनके ऊपर मैट लगेगा और वो मैट का क्रेडिट भी ले सकेंगे, लेकिन मैट का एप्लीकेबिलिटी का जो रेट था पहले 18.5% वो कम करके 15% कर दिया है उन कंपनीज के लिए जो नॉर्मल डिजाइन में अभी भी है। अच्छा सर एक बात ऊपर छोटी सी रह गई थी, ये सर ये है स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन को लेके, यानी कि सर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन जो कि स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन में कवर हमारी कवर होती है। तो सर बीएए में सर कोई ऐसी कोई ट्रांजैक्शन एप्लीकेबल नहीं होंगी, लेकिन सर बीएपी जहां पे आपने ऑप्ट कर रखा है वहां पे सर आपका स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस भी देखी जाएंगी। मतलब कि सर आपकी कोई रिलेटेड पार्टीज हैं उनमें देखा जाएगा कहीं आपने अपनी ट्रांजैक्शंस को ऐसे तो मैनेज नहीं किया हुआ कि यार जिस कंपनी में बीएबी का बेनिफिट है 15% रेट ऑफ टैक्स है वहां पे प्रॉफिट ज्यादा कर दिया कि भाई टैक्स कम देना पड़ेगा, और मेरी एक नॉर्मल कंपनी है उसमें मेरे को टैक्स लगता है 30% का, वहां पे मैंने अपना प्रॉफिट डाइवर्ट कर दिया उस वाली कंपनी में। तो सर जो कंपनियां बीएबी अडॉप्ट कर रही हैं और उनके जो रिलेटेड कंपनीज हैं उनके बीच में कोई ट्रांजेक्शन हो रही हैं तो सर वो स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन के नजरिए से भी देखी जाएंगी। अगर उसमें कोई प्रावधान उसमें लगता है स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन का तो सर वो आर्म लेंथ प्राइस पे कैलकुलेट की जाएंगी सर। उसके बाद सर ये अनेक्स्टर दोबारा से आ गया कि हमें कौन कौन सी डिडक्शंस जो है वो नहीं मिलेंगी दोनों ही रिजाइन में। सर मोटी मोटी बात सर ये है दोनों सेक्शन में दो काम करे हैं। पुरानी कंपनीज के लिए सर 22% रेट ऑफ टैक्स कर दिया है, नई कंपनीज के लिए 15% रेट ऑफ टैक्स कर दिया है। अगर वो मैन्युफैक्चरिंग करती हैं तो इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स 25% उसमें आएगा 115 बीए में, इफेक्टिव रेट 17% का सर इसमें आएगा बीएबी में। और सर जनरली सर जो डिडक्शंस हैं ये तो सर हमारी सर डेली यूज की डिडक्शंस नहीं है, ये सर स्पेसिफिक केस की डिडक्शंस हैं। तो सर बहुत सी कंपनियां तो वैसे इससे बाहर ये कंपनी बहुत सी कंपनी सर इसको लेती नहीं है। जैसे मैं अच्छा ये चीज एक सर जो मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं बीएबी में हमें मैन्युफैक्चरिंग करनी है किसी प्रोडक्ट और थिंग की, तो सर ये 5 चीजें सर इन्होंने इसको बाहर कर रखा है। अगर मैं इसमें काम करता हूँ तो बेनिफिट मेरे को नहीं मिलेगा। जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, माइनिंग में नहीं मिलेगा सर, कन्वर्जन ऑफ मार्बल ब्लॉक्स इनटू स्लैब्स, बॉटलिंग ऑफ गैस, या फिर प्रिंटिंग ऑफ बुक्स, या फिर सिनेमाटोग्राफी फिल्म, इन सब में सर इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। बाकी सर कोई भी मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ उसका सर मेरे को बेनिफिट मिल जाएगा 15%। हेलो
विपिन जी, हाँ जी, अब बताइए, अब ठीक है। हाँ सर, मुझे पता करना था कि जैसे अगर कोई 15% वाली सेक्शन में चला जाता है, 15 BAB में चला जाता है, जी ठीक है सर, और वो वापस आ जाता है, नॉर्मल में आ जाता है, हाँ जी उसके बाद वो 15 BAA में चला जाएगा जिसमें 22% टैक्स लगता है। सर, देखो अभी आपने BAB पहले आपने ले लिया, ये कह रहे हो ना आप, BAB ले लिया, उसके बाद वो नॉर्मल स्कीम में चला गया, हाँ, है ना? तो सर उसके बाद वो एलिजिबल है BAA के लिए। ले लेगा। हाँ, ले सकता है सर, ओके एक बार ओके, अपॉर्चुनिटी उसके लिए। हाँ हाँ उसके बाद सर वो BAB में नहीं आ सकता लेकिन। हाँ, BAB में नहीं आ, वो आपने क्लियर कर दिया था, वो तो सर आपने बता दिया हाँ, था उसके आपने बाद वो। सर एक चीज और बता दो, इसमें मैं थोड़ा सा ऐड ऑन कर दूं। देखो सर, एक हम्म सिनेरियो ये हो सकता है कि जो कंपनी 1 अक्टूबर के बाद बनी, ठीक है सर, हम्म उसने स्टार्टिंग से BAB में वो लेके चली, स्टार्टिंग से BAB में उसने अपने आप को एनरोल करा लिया, ठीक है हम्म सर। उसके बाद वो नॉर्मल स्कीम में आ गई, हम्म उसके बाद वो सर BAA में आ गई, हम्म, सर वो उसके बाद फिर दोबारा नॉर्मल स्कीम में जा सकती है। ओके ओके, लेकिन सर अब उसने अपने दोनों ऑप्शन एग्जॉस्ट कर लिए हैं, BAB में भी वो कंपनी अपने आप को रख चुकी है, BAA में भी अपने आप को रख चुकी है। सर अब दोबारा इन दोनों सेक्शनों की वो दोबारा उन सेक्शनों में नहीं जा सकती सर वापस।